गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ कमोडिटी। तो आइए चलते हैं स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट में कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या है एंड इसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली। तो जैसे कि इससे पहले मैंने कमोडिटी के बारे में आपको बताया कल के लेक्चर में। तो आप हिस्ट्री ऑफ कमोडिटी में क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है कमोडिटी एक्सचेंज की। तो 1848 में शिकागो में वस्तुओं के संगठित व्यापार, के युग को आइडेंटिफाई किया। ये मौसमी कृषि फसलों की गारंटीकृत आपूर्ति की आवश्यकता के साथ उत्पन्न होगा। जैसे ये कमोडिटी हिस्ट्री, यहीं से कमोडिटी की हिस्ट्री स्टार्ट हुई शिकागो से। एक था राइस टिकट। तो राइस टिकट में हम क्या देखते हैं कि चावल को भविष्य में यूज के लिए गोदामों में रखा गया। गोदाम धारकों ने नकदी जुटाने के लिए भंडारित चावल की रसीदें बेच दी और नियमों के अस्तित्व में आने तक इन टिकटों को वाणिज्यिक मुद्रा के रूप में माना जाता है जब तक नियम नहीं आ जाते। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शिकागो 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बन गया था। मध्य पश्चिम के गेहूं उत्पादकों ने अपनी उपज डीलरों और वितरकों को बेच दी। भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता, एक समान तौल और ग्रेडिंग, इसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं, एक समान तौल और ग्रेडिंग सिस्टम के अभाव के कारण उत्पादक डीलरों की दया पर थे। नकदी के बदले गेहूं का लेन देन करने के लिए किसान व डीलर एक ही जगह मिले। वायदा व्यापार या शेयर मार्केट जिसको कह सकते हैं तब अस्तित्व में आया जब विक्रेता और खरीदार भविष्य में नकदी के लिए उपज का आदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता बनाने लगे। निर्माता अपनी उपज खरीदार को भविष्य की डिलीवरी की तारीख पर एक सहमत मूल्य पर बेचने के लिए सहमत हो गए।
इस तरह का समझौता निर्माता और डीलर दोनों के लिए फायदेमंद था। डीलर अपने अनुबंध को किसी और को बेच सकता है यदि वो उपज की डिलीवरी लेने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसी तरह यदि निर्माता अपनी उपज डीलर को नहीं देना चाहता तो वो उसे किसी और को दे सकता है। गेहूं बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव ऐसे अनुबंध की कीमत निर्धारित करेगा। व्यापारियों को अप्रत्याशित मूल्य आंदोलनों और प्रतिकूल जलवायु फैक्टर से बचाने के लिए अनुबंधों में कुछ संशोधन भी किए गए थे। इसने वायदा बाजार में व्यापारियों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जो लाभ अर्जित करने के लिए बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाएगा। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसको बोलते हैं CBOT, की स्थापना 1848 में अनुबंधों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए की गई थी। 1870 और 1880 के दशक में न्यूयॉर्क कॉफ़ी, कपास और उत्पाद एक्सचेंजों का जन्म हुआ। खरीदार और विक्रेता होने पर किसी भी वस्तु का कारोबार किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में कृषि उत्पादों के भंडारण, मूल्य निर्धारण और हस्तांतरण की एक प्रॉपर प्रणाली लाने के लिए मैनहट्टन डेयरी व्यापारियों का एक समूह 1872 में एक साथ मिला। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्नीस सौ 93 में 4 छोटे एक्सचेंजों का विलय हुआ था। नेशनल मेटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क का रबर एक्सचेंज, नेशनल रॉ सिल्क एक्सचेंज और न्यूयॉर्क हाइड एक्सचेंज। इन सब का आपस में विलय हो गया ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। ये तो विदेश की बात थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, द शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मार्केटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज और न्यूयॉर्क कॉफ़ी, चीनी और कोको एक्सचेंज है। दुनिया भर में कनाडा, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 20 अधिक देशों में प्रमुख वायदा व्यापार एक्सचेंज है। इंडिया में कॉटन ट्रेड एसोसिएशन ने, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो कॉटन ट्रेड एसोसिएशन ने भारत में 1875 में वायदा कारोबार शुरू किया। भारत में कई वस्तुओं में मूल बाजार विकसित हुआ। कपास के बाद बॉम्बे में तिलहन 1900, कलकत्ता में कच्चे जूट और जूट के सामान 1912 में, हापुड़ में गेहूं 1913 और बॉम्बे में बुलियन 1920 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू हुई। संसद ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी विनियमन अधिनियम 1952 पारित किया,
जिसने पूरे भारत में कमोडिटीज में अनुबंधों को विनियमित किया। इस अधिनियम ने वायदा कारोबार के नगद निपटान के साथ साथ माल के विकल्प व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। अधिनियम के तहत केवल उन्हीं संघों या एक्सचेंजों को जिन्हें सरकार से पुनर्गठन की अनुमति दी गई है, विनियमित वस्तुओं में वायदा कारोबार आयोजित करने की अनुमति है। विनियमित का मतलब होता है कि आप चीज़ के बदले चीज़ दे रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हैं। The Act considered 3-tier regulation। ये कैसे हुआ 3-tier regulation? एक्सचेंज जो कम्युनिटी में फॉरवर्ड ट्रेडिंग का आयोजन करता है, दिन प्रतिदिन के आधार पर ट्रेडिंग को नियंत्रित कर सकता है। वायदा बाजार आयोग केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों के तहत नियामक निरीक्षण प्रदान करता है। केंद्र सरकार उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अंतिम नियामक प्राधिकरण है। 1990 में उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद वायदा कारोबार की भूमिका की जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। 1993 में समिति प्रोफेसर के.एन. काबरा की अध्यक्षता में हुई थी। समिति ने 17 कमोडिटी समूहों में वायदा व्यापार की अनुमति देने की सिफारिश की। इसने वायदा बाजार आयोग को मजबूत करने और वायदा अनुबंध अधिनियम 1952 में कुछ संशोधन की भी सिफारिश की। तो विशेष रूप से माल में विकल्प व्यापार और वायदा बाजार आयोग के साथ दलालों के पंजीकरण की भी अनुमति हुई। सरकार ने इन सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया। सभी अनुशंसित वस्तुओं में वायदा कारोबार की अनुमति दी। कमोडिटी एक्सचेंज आज विशुद्ध रूप से सट्टा है। उत्पादकों, अंतिम कंज्यूमर्स और यहाँ तक कि खुदरा निवेशक तक पहुँचने के साथ ही कीमतों में पारदर्शिता बनी रहती है। एक्सचेंज नियमों और कानून के अनुसार कोई भी उच्च बोली के तहत बोली नहीं लगा सकता और कोई भी किसी और की निचली पेशकश से अधिक बेचने की पेशकश नहीं कर सकता। ये बाजार को यथासंभव कुशल रखता है। भारत में कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में 2002 के बाद से आधुनिक एक्सचेंजों के मामले में अप्रत्याशित उछाल का अनुभव किया। 2006 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अनुमत वस्तुओं की संख्या के साथ साथ कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग का मूल्य $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया। OTC आधार पर कुछ नगण्य गतिविधियों को छोड़कर 1952 से 2002 तक कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार वस्तुतः अस्तित्वहीन था। भारत में 25 मान्यता प्राप्त फ्यूचर एक्सचेंज हैं, जिनमें से 3 राष्ट्रीय स्तर के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से कमोडिटी में फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की अनुमति दी, जो बेहतर जोखिम कवरेज और कमोडिटी की डिलीवरी की सुविधा के लिए पारंपरिक व्यवसाय का एक संशोधन है, जिसे आदत और वायदा व्यापार के रूप में जाना जाता है। 3 एक्सचेंज हैं: नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX, मुंबई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX, मुंबई और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NMCI
CEIAL अहमदाबाद। तो भारत के विभिन्न भागों में, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये MCX और जैसे ये NCDEX, NCDEX। उसी तरह NM, CEIAL, यानी कि NM, CEIL। अहमदाबाद। भारत के विभिन्न भागों में अन्य क्षेत्रीय कम्युनिटी एक्सचेंज भी स्थित हैं। तो ये 3 आपके नेशनल लेवल के कम्युनिटी एक्सचेंज हैं, NCDEX, MCX और NMCEIL अहमदाबाद। MCX मुंबई में है, NCDEX भी मुंबई में है, बट ये आ रहा आपका अहमदाबाद। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट में देखते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटी आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, जैसे मेटल्स है, क्रूड ऑयल है, fall under the category of hard commodities, whereas agricultural commodities like corn, wheat, cotton, soyabean and guar and soft commodity as they have a limited shelf life. So let us concentrate on the type of commodity market in India and list of commodity traded on commodity market. जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी ट्रेड्स इन इंडिया, जैसे MCX है। MCX में क्या होता है? बुलियन में गोल्ड एंड सिल्वर, बेस मेटल में एल्यूमिनियम है, आपका ब्रास है, आपका कॉपर है, आपका लेड है, निकल है, जिंक है। एल्यूमिनियम का फुल, एल्यूमिनियम का, ब्रास का, कॉपर का। एनर्जी, क्रूड ऑयल एंड न्यूट्रल गैस। एग्री कम्युनिटी में ब्लैक पेपर, इसको बोलते हैं काली मिर्च, कार्डामोम, कैस्टर सीड्स, कैस्टर सीड, कॉटन, क्रूड पाल्म ऑयल, मेंथा ऑयल, पामोलिन एंड रबर। ये उसकी लिस्ट। अब लिस्ट ऑफ कम्युनिटी ट्रेड इंडिया NCDEX के थ्रू क्या है देखिए। सीरियल्स एंड पल्सेज, बार्ले है, चना है, मैज खरीफ है, साउथ में मैज रबी है, व्हीट मूंग है, पैडी बासमती जिसको बोलते हैं। फाइबर्स हैं, कप्पा, कॉटन, गुवर सीड है, गुवर गम है, ऑयल एंड ऑयल सीड है, जैसे कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स ऑयल केक है, सोयाबीन है, रिफाइंड सोया ऑयल है, मस्टर्ड सीड्स है, क्रूड पॉल्म ऑयल है। सॉफ्ट में ये हार्ड है, शुगर हो गया, स्पाइसेस में पीपर है, टर्मेरिक है, जीरा है, कोरेंडर है। लिस्ट ऑफ मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी में क्रूड ऑयल, गोल्ड, ब्रेंट ऑयल, सिल्वर, कॉर्न, न्यूट्रल गैस, सोयाबीन, कॉटन, व्हीट, कॉफ़ी आर मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी ऑन ग्लोबल लेवल। Below is the detailed information of few commodities belonging to the list of traded commodity.
जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सोयाबीन, स्पेकुलेटर्स, हैजर्स, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें हम मोस्टली क्या देखते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, सबका डिटेल यहाँ पे है। अब क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, मोस्ट साउथ आफ्टर कमोडिटी एज देयर सेवरल प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, सच एज पेट्रोलियम बनता है, डीजल बनता है क्रूड ऑयल से। जियोपॉलिटिकल टेंशंस erupt all over the globe for dominance over crude oil reserves. The demand for crude oil is poised to increase with growing demand for automobiles. OPEC is a consortium of oil production nations, and the supply of crude oil gets disturbed due to wars, armed rebellions, etc. Top oil producing countries in the world are US ऑयल प्रोड्यूसिंग में। आपका US है, सऊदी अरबिया, रसिया है जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में 3 है, US, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब एंड रसिया। इसी तरह गोल्ड में देखिए, गोल्ड में क्या है, कंसिडर है ये हैवन, whenever US dollar price fall, people start buying gold, and when the price of dollar increase, gold price fall. US dollar and gold price share an inverse relationship, दोनों का inverse relationship है। Soybeans factor that affect soybean price are biodiesel's demand, weather and demand for dollars, पार्टिसिपेंट ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो क्या क्या पार्टिसिपेंट है कमोडिटी मार्केट? स्पेकुलेटर है, हैजर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। मेजर कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया, मल्टी कमोडिटी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके थ्रू होती है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।